हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आज के इस सेशन में। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, जीडी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर और साथ ही साथ आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम इसमें आपका जो है अध्ययन करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपका, तो इसलिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी में वो सारे जो हैं हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ला रहे हैं। तो आप सभी दोस्त प्रतिदिन 8 बजे शाम को जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, एक बार फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, अगले आज के पहले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर जो है छाप देंगे। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं बताएंगे कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो दोस्तों, कोसी नदी की अगर बात करी जाएगी तो कोसी नदी, तो दोस्तों कोसी नदी से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? तो कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? कोसी नदी का प्राचीन नाम कौशिकी है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? कौशिकी। और यह जो है 7 धाराओं से मिलकर बनी नदी है। ध्यान रखेंगे, 7 धाराओं से मिलकर बनी नदी है, जिसे इसलिए इसे सप्तकोसी नाम से भी जाना जाता है। 7 धाराओं से मिलकर बनी है। सात धाराओं से मिलकर बनी है, जिसलिए इसे क्या कहा जाता है? सप्तकोसी भी दोस्तों कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी कोसी नदी को, तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है, या फिर बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बिहार का शोक या फिर बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक या फिर अभिशाप कहा जाता है, क्योंकि इससे बिहार राज्य में बहुत ज़्यादा बाढ़ के कारण तबाही आती है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक या फिर अभिशाप कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? सभी का आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की अगर बात की जाएगी तो इसे वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी पर्यावरण का सम्मेलन, तो दोस्तों पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? पर्यावरण का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों, पर्यावरण का प्रथम सम्मेलन 5 जून सन 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 5 जून सन 1972 को पर्यावरण का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था दोस्तों? स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था दोस्तों। और 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? तो दोस्तों, सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। क्या नाम है? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल इनका नाम है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? सभी दोस्तों का सही आंसर कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। तो फटाफट से आप सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है सुआ। सुआ नृत्य जो है आपका कहाँ
पर होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों सुआ नृत्य की अगर बात की जाएगी, सुआ नृत्य, तो सुआ नृत्य हमने आपको बताया था ये आपका कहाँ पर होता है, छत्तीसगढ़। दोस्तों कहाँ पर होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। और दिवाली के पर्व पर यह नृत्य होता है। किस पर्व पर, तो दोस्तों दिवाली के पर्व पर यह नृत्य किया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, दिवाली के पर्व पर सुआ नृत्य होता है। और इसमें जो है सुआ, दोस्तों सुआ का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों सुआ का अर्थ ही होता है तोता। सभी लोग ध्यान रखेंगे, सुआ का अर्थ होता है तोता, ध्यान रखेंगे। तो सुआ का अर्थ होता है तोता। तो निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की बात नृत्य करती हैं, तो सुआ ये कहाँ का है, छत्तीसगढ़ की। और छत्तीसगढ़ की कौन कौन से हैं, तो छत्तीसगढ़ के एक तो है आपका गाड़ी नृत्य है, गाड़ी, और एक है आपका सुआ, और एक है आपका नाचा। नाचा ये कहाँ के हैं, सुआ और नाचा और गाड़ी ये कहाँ के लोक नृत्य हैं, तो दोस्तों ये लोक नृत्य हैं छत्तीसगढ़ के। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, वसीम अकरम या फिर क्रिस गेल। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, फटाफट से छाप देंगे। आज का सही आंसर क्या होगा इसका, तो अनब्रेकेबल दोस्तों मैरी कॉम की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, मैरी कॉम की आत्मकथा है। मैरी कॉम की अगर बात करी जाएगी तो यह भारतीय महिला मुक्केबाज है, ध्यान रखेंगे, भारतीय महिला मुक्केबाज है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, महिला मुक्केबाज है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यह मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं, मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं मैरी कॉम। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है टप्पा। दोस्तों टप्पा की बात करी जाएगी तो टप्पा जो संगीत है यह उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। बात करी जाएगी टप्पा की तो टप्पा भारत की प्रमुख संगीत शैलियों में से एक है और यह पंजाब प्रांतीय का एक संगीत शैली है। ठीक है, तो टप्पा जो है पंजाब प्रांत की, दोस्तों पंजाब राज्य की जो एक क्या है संगीत शैली है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बाकी जो ये आपकी हैं बिरहा, कजरी, रसिया, ये कहाँ की हैं दोस्तों, तो ये सभी मूल रूप से उत्तर प्रदेश की संगीत शैली हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है नागरिक अधिनियम कब पारित किया गया था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों नागरिकता अधिनियम की अगर बात करी जाएगी दोस्तों तो नागरिकता अधिनियम वर्ष 1955 में पारित किया गया। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, नागरिकता अधिनियम। दोस्तों अगर बात करी जाएगी नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो दोस्तों बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो नागरिकता का जो है इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक इसके अंतर्गत जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक संविधान में किसका वर्णन किया गया है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों नागरिकता का वर्णन किया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी फिशोरेशन की विशिष्टता नहीं है, बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी फिशोरेशन की विशिष्टता नहीं है। यहाँ पर अपरिवर्तनीय है या फिर यह आमतौर पर कम तापमान पर होता है, यह बहुआण्विक परत बनाता है या फिर इसके लिए किसी संक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर यह अपवर्तनीय है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। एक सीधी सड़क पर कार चलती है, यह किस गति का उदाहरण है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर सीधी सड़क पर कार चलती है तो यह एक तरीके की सरल रेखी गति है। दोस्तों सभी दोस्त ध्यान रखेंगे किस तरीके की गति है, सरल रेखी गति है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सरल रेखी गति किसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत किसी भी पिंड के द्वारा एक सरल रेखा में अनुदिश जो गतिमान होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, सरल रेखी गति कहते हैं। जैसे कि आपका एक सीधी सड़क पर चलती हुई कार या फिर बंदूक से निकली हुई गोली, ये इसका एग्जाम्पल है। सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे।
अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधनों को किसके द्वारा नहीं जुटाया जाता है, बताएंगे। किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधनों को किसके द्वारा नहीं जुटाया जाता है? तो दोस्तों अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधनों को किसके द्वारा नहीं जुटाया जाता है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है मुद्रास्फीति। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति किसे कहते हैं यह भी जानना हमारे लिए अति इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों मुद्रास्फीति जो है वह कंडीशन या फिर वह अवस्था होती है, दोस्तों ध्यान से समझेंगे। मुद्रास्फीति वह अवस्था होती है जिसमें जो है मुद्रा का जो मूल्य है वह गिर जाता है, ठीक है। मुद्रा का मूल्य क्या होता है दोस्तों? मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग महंगाई के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों मुद्रास्फीति जब होती है अवस्था तो उसके दौरान क्या होता है? मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है? महंगाई होती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है? कमेंट सेक्शन में छापेंगे। ब्रायोफाइटा का उदाहरण नहीं है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों ब्रायोफाइटा का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? चरा दोस्तों। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ब्रायोफाइटा का उदाहरण नहीं है चरा। बाकी फ्यूनेरिया, मार्सेंटिया या फिर रिकेसिया ये सभी आपके ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो महाबलीपुरम के भव्य रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो पल्लव शासक नरसिंह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नरसिंह की अगर बात की जाएगी तो ये पल्लव वंश के शासक थे, ठीक है। पल्लव वंश के शासक थे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इस मंदिर का निर्माण जो है किस सदी में करवाया गया था? तो सातवीं सदी में इसका निर्माण कराया गया था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 7वीं सदी में इसका निर्माण कराया गया था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन की स्टार्ट जो है 28 अप्रैल 1916 से किया गया था। कब से? 28 अप्रैल 1916 से दोस्तों किया गया। 28 अप्रैल 1916 ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। और इन्होंने बेलगाम से इसकी स्टार्टिंग की थी, दोस्तों ध्यान रखेंगे। बेलगांव से इसकी शुरुआत की थी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी होम रूल लीग की, दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे? एक तो आपके थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरे आपके थे एनी बेसेंट। ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इसके प्रमुख नेता थे। एनी बेसेंट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? दोस्तों भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 440, 395, 310 या फिर 442। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं तो भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 395। दोस्तों भारतीय संविधान में मूलतः अगर बात की जाएगी मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो दोस्तों अगर बात की जाएगी आर्टिकल, तो आर्टिकल टोटल थे 395 दोस्तों। 395 इसमें अनुच्छेद थे।
और इसमें जो है कितनी अनुसूचियाँ थी, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसमें जो 300, इसमें टोटल आर्टिकल कितने थे, 395। और इसके पार्ट कितने थे, भाग कितने थे दोस्तों, तो इसके भाग थे 22। कितने भाग थे, 22 भाग थे। और अनुसूचियाँ कितनी थी दोस्तों, तो इसमें 8 अनुसूची थी दोस्तों। सभी लोग ध्यान रखेंगे, कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान समय में इसकी अनुसूची बढ़कर इनकी संख्या कितनी हो गई, तो वर्तमान समय में इनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। अगर बात की जाएगी भारत के संविधान की, तो भारत का संविधान जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है भारत का है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। तो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले वायुसेना के एकमात्र अधिकारी का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है निर्मलजीत सिंह सेखो। निर्मलजीत सिंह सेखो एकमात्र ऐसे भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, और परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, इन्हें ध्यान रखेंगे। और परमवीर चक्र जो है किस लिए दिया जाता है, तो दोस्तों परमवीर चक्र सम्मान जो है ये वीरता, साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, वीरता, साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सर्वोच्च बलिदान के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान 1971 में यह शहीद हो गए थे। दोस्तों ध्यान रखेंगे 1971 में, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो इनके अतुलनीय वीरतापूर्ण कार्य के लिए इन्हें जो है 1972 में मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान 1971 के दौरान ये जो हैं शहीद हो गए थे, जिसके लिए इन्हें परमवीर चक्र 1972 में मरणोपरांत मिला था। निर्मल सिंह जीत सिंह जो ये तो इनका नाम है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ओलंपिक स्वर्ण पदक के साथ कितने ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी को गोल्डन स्लैम से पुरस्कृत किया जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो ओलंपिक स्वर्ण पदक के साथ में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी को गोल्डन स्लैम से पुरस्कृत किया जाता है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 4। तो जो इसमें ओलंपिक में स्वर्ण पदक के साथ में 4 ग्रैंड स्लैम जीतता है, तो उस खिलाड़ी को गोल्डन स्लैम से पुरस्कृत किया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। किस शासक के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था? यहाँ पर ध्यान रखेंगे किस शासक के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था? तो कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने किस शासक के शासनकाल में भारत का दौरा किया था? दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है जहांगीर। दोस्तों जहांगीर के शासनकाल के दौरान में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पिदुरुत्तगाला। पिदुरुत्तगाला है, ये ध्यान रखेंगे। ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 8,281 फीट इसकी ऊंचाई है। 8,281 फीट क्या है इसकी ऊंचाई है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसका नाम है पिदुरुत्तगाला इसका जो है नाम है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत
6 से 14 वर्ष की आयु को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम। दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। और यह किस संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो दोस्तों इसका वर्णन संविधान के 21 का में इसका वर्णन किया गया है और इसे शिक्षा का अधिकार नाम दिया गया है। इसे क्या नाम दिया गया है? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ध्यान रखेंगे, इसका नाम दिया गया है शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 का। इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा सबसे पुरानी खोज किसे माना जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा की गई खोज में सबसे पुरानी खोज किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को माना जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और भीलवाड़ा जो है इसकी खोज कब की गई? तो दोस्तों इसकी खोज दिसंबर सन 2014 में की गई थी और यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज इसे माना जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। मोलस्का के मुख में भक्षण के लिए एक फाइल नुमा रैस्पिंग अंग तो होता है जिसे कहते हैं। तो रैस्पिंग अंग होता है जिसे क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मोलस्का के मुख में भक्षण के लिए एक फाइल नुमा रैस्पिंग अंग होता है जिसे क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों मोलस्का के मुख के अंदर भक्षण करने के लिए जो रैस्पिंग अंग होता है उसे रेड्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड्यूला कहते हैं। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, रेड्यूला। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। लेटेराइट मृदा दोस्तों आयरन और किससे भरपूर होती है? दोस्तों बात की जाएगी लेटेराइट मृदा की। तो लेटेराइट मृदा आयरन और किससे भरपूर होती है? तो दोस्तों लेटेराइट मृदा आयरन और एल्युमिनियम से भरपूर होती है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बात की जाएगी लेटेराइट मृदा की, तो पोटेशियम एल्युमिनियम भरपूर मात्रा में होती है, लेकिन इस मृदा में दोस्तों जो है पोटास, चूना और नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है दोस्तों? तो पोटास, चूना और नाइट्रोजन की दोस्तों इसमें कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है दोस्तों, सभी लोग याद रखेंगे। पोटास, चूना, नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। किस देश में भारतीय टीके रोटावायरस ओरल वैक्सीन रोटावैक की शुरुआत में बच्चों को जानलेवा रोग डायरिया प्रतिरक्षा के लिए साझेदारी की घोषणा की है? दोस्तों बताएंगे किस देश में जो है भारतीय टीके रोटावायरस ओरल वैक्सीन रोटावैक की शुरुआत में बच्चों को जानलेवा रोग डायरिया प्रतिरक्षा के लिए साझेदारी की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर क्या है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है नाइजीरिया। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली यात्री ट्रेन का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली यात्री ट्रेन का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है जर्मनी। दोस्तों जर्मनी के द्वारा हाइड्रोजन से चलने वाली पहली यात्री ट्रेन का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है श्वेता सिंह। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये हमारे आज के सेशन का लास्ट प्रश्न। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों आप सभी दोस्तों को बताना है कि प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारे लाइव सेशन से जुड़े, जिसके माध्यम से आप लोग एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी करेंगे।
जीके जीएस करंट अफेयर के दोस्तों जीके जीएस और करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन का समावेश हम इस प्रैक्टिस सेट में कर रहे हैं। वो किसी भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, एसएससी के द्वारा ज़्यादातर अपने प्रश्न जो है रिपीट किए जाते हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है इस टाइम पर जो ये सेशन चल रहा है। आप सभी लोग प्रतिदिन 8 बजे जरूर जुड़कर इस सेशन का पूरा जो है फ़ायदा उठाएंगे और साथ ही साथ में अपने सिलेक्शन को लेंगे। इसी उम्मीद के साथ में मैं आपको लास्ट में बस वही कहना चाहता हूं जो कि हर रोज़ कहता हूं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों।